22 जून 1974 के दिन तमिल सिनेमा के वेटरन फिल्म डायरेक्टर एस ए चंद्रशेखर और उनकी गायक पत्नी शोभा चंद्रशेखर के यहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। विजय चंद्रशेखर। जब विजय केवल 10 साल के थे तभी उनकी 2 साल की छोटी बहन विद्या की ब्लड कैंसर के कारण मौत हो जाती है, जिसके बाद उनके पिता ने विजय को डॉक्टर बनाने का फैसला लिया। वहीं विजय डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे, वे बनना चाहते थे एक्टर। एक दिन विजय सुबह 10 बजे घर से निकलते हैं और शाम होने तक वापस नहीं आते। विजय के माता पिता ने सब जगह विजय को ढूंढा और अंत में वे उद्यम थिएटर में मिलते हैं। यहाँ से विजय के पिता भी हार मान जाते हैं कि उनका बेटा अब जो चाहे वो बन जाए। साल 1984 में आई फिल्म वेट्री में विजय को एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर ले लिया जाता है। ये फिल्म खुद विजय के पिता चंद्रशेखर डायरेक्ट कर रहे थे। जब विजय 18 साल के हुए तो उन्हें नालैया थीरपू फिल्म में पहला लीड रोल मिलता है। इस फिल्म को भी विजय के पिता डायरेक्ट कर रहे थे, जिसे 1992 में रिलीज कर दिया जाता है। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप होती है। इस फिल्म के लिए ज्यादातर रिव्यूअर्स ने नेगेटिव रिव्यूज दिए। एक पॉपुलर तमिल मैगजीन कुमुदन ने विजय के लुक्स और स्क्रीन प्रेजेंस का काफी मजाक उड़ाया और कहा कि क्या हमें ऐसे चेहरे को देखने के लिए थिएटर में पैसे खर्च करने चाहिए। मीडिया में उड़ रहे मजाक से विजय अंदर से टूट जाते हैं। टीवी एक्टर और विजय के दोस्त संजीव वेंकट बताते हैं कि इन रिव्यूज का असर विजय पर यह होता है कि वे एक दिन पूरी रात रोते हैं। इसके बाद विजय ने कई लो बजट रोमांटिक फिल्में की, लेकिन इन फिल्मों ने एवरेज बिजनेस ही किया। लेकिन 1996 में आई पूवे उनकगा फिल्म विजय के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनती है। इस फिल्म ने विजय को फैमिली ऑडियंस में पॉपुलर बनाया और उन्हें सॉफ्ट रोमांटिक हीरो की इमेज दे दी। ये पहली बार था जब विजय को तमिल इंडस्ट्री ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया। 2000 के दशक में विजय रोमांटिक रोल्स को छोड़कर एक्शन फिल्मों की तरफ बढ़ जाते हैं और एक एंग्री यंग मैन के रूप में रोल्स करने लगते हैं। इसके बाद साल 2004 में आई गिल्ली मूवी विजय के करियर में मेगा ब्रेक थ्रू बनकर आती है। ये फिल्म उस समय की सबसे बड़ी तमिल हिट्स बनती है, जिसमें एक्शन सीन थे, कॉमेडी टाइमिंग थी और विजय की एनर्जेटिक परफॉर्मेंस थी, जिसने विजय को मास हीरो बना दिया। यहाँ से तमिल सिनेमा में विजय का झंडा गड़ने लगता है। आगे विजय ने लगातार ब्लॉकबस्टर्स मूवीज दी, जिनसे वे तमिल सिनेमा के मेगा सुपरस्टार बन जाते हैं। विजय की फिल्मों की एक खास बात थी और वो ये थी कि उनकी फिल्म्स में सोशो पॉलिटिकल मैसेज जरूर होता था। विजय अपनी फिल्मों में किसानों, भ्रष्टाचार, विमेन एम्पावरमेंट जैसे मुद्दे उठाते और सेवियर यानी कि मसीहा बनकर आते, जो आम लोगों के लिए खड़ा होता है। जैसे 2002 की तमजान फिल्म में विजय ने लोगों को उनके बेसिक लीगल राइट्स को लेकर एजुकेट किया और पानी की कमी जैसे सामाजिक मुद्दे उठाए, करप्ट पॉलिटिशियन से लड़े। ऐसी फिल्मों के कारण विजय का जनता के साथ एक कनेक्ट बनता है। उनके फैंस उन्हें रजनीकांत की तरह ही मसीहा के तौर पर पूजने लगते हैं। विजय की फिल्मों का आना उनके लिए त्योहारों के आने जैसा हो जाता है। साल 2009 में विजय ने अपने लगभग 85,000 फैन क्लब्स को मिलाकर एक सिंगल संगठन बना दिया, जिसका नाम रखा जाता है विजय मक्कल इयक्कम, जिसका मतलब होता है विजय पीपल्स मूवमेंट। इसे एक सामाजिक कल्याण संगठन के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन असल में इसका असली मकसद था जमीनी स्तर पर एक राजनीतिक नेटवर्क खड़ा करना। वीएमआई ने शुरुआत में अपनी पहचान बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, मुफ्त भोजन बांटना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत सामग्री पहुंचाना। तमिलनाडु की लगभग हर विधानसभा में इस संगठन की कई शाखाएं बनाई जाती हैं। विजय ने एजुकेशन पर भी जोर दिया और 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम्स के टॉपर्स को अवार्ड्स देना शुरू कर दिया, जिससे यूथ के बीच विजय और ज्यादा पसंद किए जाने लगते हैं। दोस्तों, विजय की सक्सेस में 2 चीजें इंपोर्टेंट रही। पहला उनके संगठन का ग्राउंड वर्क और दूसरा ऑनलाइन वर्ल्ड में उनकी दमदार प्रेजेंस। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकती है। इंडिया के रूरल एरियाज में काम करने वाले बहुत से लोग ऑनलाइन स्टोर बनाकर अपने प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड बेच रहे हैं। गुजरात के कच्छ क्षेत्र के महिलाओं के हाथों से बने सामान हो, चाहे कर्नाटक के वुडन टॉयज हो या मध्य प्रदेश की भील कला और गोंड पेंटिंग हो, कश्मीर का केसर हो चाहे उत्तराखंड के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो, राजस्थान के ब्लू पॉटरी और हैंडलूम जो पहले लोकल मार्केट में बिकते थे वे आज इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच चुके हैं। आज इनकी सेल सैकड़ों गुना बढ़ चुकी है और ये सब पॉसिबल हुआ ई कॉमर्स से। आप भी ओडू पर अपने बिजनेस
के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं और बहुत ही सिंपल स्टेप्स में ऑनलाइन शॉप स्टार्ट करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर सकते हैं। ओडू की बेस्ट बात यह है कि यहाँ आपका पूरा बिजनेस सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर मैनेज हो जाता है। जैसे सबसे पहले आप प्रोडक्ट फोटोज लगाते हैं, प्राइसिंग लिखते हैं, स्टॉक कितना है, वेरिएंट, साइज, कलर कौन से अवेलेबल हैं और डिस्काउंट या ऑफर्स क्या हैं। ऐसे मिनटों में आपकी ऑनलाइन शॉप रेडी हो जाती है। अब कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आएगा, प्रोडक्ट देखेगा और ऑर्डर प्लेस करेगा। यहीं पर कस्टमर को पेमेंट गेटवे जैसे यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, रेजर पे के ऑप्शन मिल जाते हैं। पेमेंट के बाद ओडू ऑटोमेटिकली जीएसटी इनवॉइस बना देगा और खुद ही इस डेटा की ऑटोमेटिकली एंट्री भी कर देगा। यहाँ आप कुरियर कंपनीज को भी इजीली ऐड कर सकते हैं जैसे डिलीवरी, ब्लू डार्ट, डीएचएल आदि, जो कस्टमर को उसके घर तक सामान पहुंचाती हैं, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे भारत के किसी भी कोने में हो। मतलब ओडू पर शुरू से लेकर एंड तक सब मैनेज हो जाता है। खास बात यह है कि ओडू पर पहले साल के लिए वेबसाइट डोमेन पूरी तरह से फ्री है और पहली ऐप भी लाइफ टाइम फ्री है। लेकिन अगर आपको ओडू पर अपना पूरा ही बिजनेस मैनेज करना है और 2 से ज्यादा एप्स चाहिए तो आप 580 रुपए में ओडू का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओडू पर अपनी कॉमर्स वेबसाइट बनाने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप चेक कर सकते हैं। अब वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं। 2011 आते आते ये संगठन इतना मजबूत हो जाता है कि विधानसभा चुनाव में वीएमआई ने जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके के गठबंधन को अपना समर्थन दिया। इस वक्त तमिलनाडु में डीएमके की गवर्नमेंट थी और एम करुणानिधि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे। इन चुनावों में जयललिता की जबरदस्त जीत होती है और 234 सीट्स वाली असेंबली में, जिसमें बहुमत के लिए 118 सीट्स चाहिए थी, उसमें जयललिता को 150 सीट्स मिलती हैं और मुख्यमंत्री बन जाती हैं। मारा पट्रुम कोंडिरुप्पेन एंड्रुम इंडिया नाटिन। लेकिन इसी बीच 2013 में आई विजय की फिल्म थलाइवा के बाद एआईएडीएमके और विजय के बीच मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि इस फिल्म की टैगलाइन थी टाइम टू लीड। सीएम जयललिता को फिल्म की ये टैगलाइन खुद के लिए एक चैलेंज लगती है। तमिलनाडु सरकार ने इस फिल्म को टैक्स एग्जेम्पशन देने से इनकार कर दिया। विजय के खिलाफ एक हेट कैंपेन चलाया जाने लगता है। एक अननोन स्टूडेंट ग्रुप ने धमकी दी कि अगर इस फिल्म को तमिलनाडु के किसी थिएटर में लगाया जाता है तो वो उसे बम से उड़ा देंगे। विजय ने जयललिता से भी अपील की कि इस फिल्म को रिलीज होने दिया जाए। वो जयललिता से मिलने के लिए उनके घर तक जाते हैं, लेकिन जयललिता उनसे मिलती नहीं है। अंत में ये फिल्म बाकी राज्यों में रिलीज होती है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं होती, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने ये कह दिया कि वो प्रोटेक्शन प्रदान नहीं कर सकती। We're not able to watch it in Tamil Nadu. A Tamil movie, not able to watch in Tamil Nadu. Since it's in Tamil and we are in Tamil Nadu and we're not still able to go ahead and watch this. So we're still waiting for it, but we've heard reviews that it's still good from Facebook and other माना जाता है कि यही वो वक्त था जब विजय ने फैसला लिया कि वो किसी को सपोर्ट करने के बजाय अब खुद पॉलिटिक्स में उतरेंगे। अब विजय ने अपनी फिल्मों में और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज को उठाना शुरू कर दिया। लगभग हर फिल्म में वो एक मसीहा की तरह आते जो आम लोगों के लिए, पावरफुल लोगों से लड़ता। कभी वे किसानों के लिए लड़ते तो कभी मेडिकल इंडस्ट्री में हो रहे करप्शन का मुद्दा उठाते और कभी इलेक्टोरल फ्रॉड्स के खिलाफ लड़ते और कभी वोटर राइट्स के लिए लड़ते। विजय ने अपनी फिल्मों में करप्ट रूलिंग पार्टी से लड़ने से लेकर विमेन एम्पावरमेंट का मैसेज दिया। पॉलिटिकल होने के कारण विजय की ये फिल्में विवादों में भी आती रहती हैं, इससे उन्हें और ज्यादा फायदा होता है। 2017 में आई मार्शल फिल्म में एक डायलॉग था जिसमें विजय का कैरेक्टर पूछता है कि सिंगापुर में 7% जीएसटी है और हेल्थ केयर फ्री है, तो इंडिया में 28% जीएसटी होकर भी हेल्थ केयर फ्री क्यों नहीं है। उनके इस डायलॉग ने बीजेपी को नाराज कर दिया। बीजेपी नेताओं ने मांग की कि इन सीन्स को फिल्म से हटाया जाए। 7% GST வாங்குற சிங்கப்பூர் மக்களுக்கு மருத்துவத்தை இலவசமா தர்றப்போ 28% GST வாங்குற நம்ம அரசாங்கத்தால ஏன் மருத்துவத்தை இலவசமா தர முடியல? जब इससे भी काम नहीं चलता तो विजय को डिस्क्रेडिट करने के लिए पूरे विवाद को कम्युनल ट्विस्ट दे दिया जाता है। बीजेपी नेताओं ने विजय को जोसेफ विजय कहना शुरू कर दिया ताकि ये दिखाया जा सके कि वो ईसाई हैं। बीजेपी नेता एच राजा ने ट्विटर पर विजय के वोटर आईडी कार्ड का फोटो डाल दिया और कहा कि विजय ईसाई हैं, इसलिए उन्होंने फिल्म में जीएसटी की आलोचना की है। राजा ने यह भी कहा कि ये फिल्म मोदी के प्रति विजय की नफरत को एक्सपोज करती है। Moving on, the BJP has stepped up its attack on actor Vijay after objecting to scenes that allegedly mock GST in his new film Marcel. कमाल की बात तो तब हो जाती है जब केंद्र सरकार को बैड लाइट में दिखाने के लिए विजय के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कर ली जाती है। In the most bizarre twist in the controversy over Tamil film Marcel, actor Vijay has now been booked. An FIR has been registered against him for showing temples and schemes launched by the central government in bad light. The police complaint has been filed in Madurai's Anna Nagar
the BJP has been demanding the film that has been cleared by the censor board. इन चीजों ने विजय को सीधे बीजेपी के मुकाबले में खड़ा कर दिया। जब बीजेपी ने उन्हें टारगेट किया तो सोशल मीडिया पर एंटी बीजेपी लोग विजय के समर्थन में आ जाते हैं। तमिलनाडु के फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिकल लीडर्स ने भी विजय का सपोर्ट किया। Tamil cinema's big shots have backed Vijay in the controversy over his latest film Mercil. Right from Arvind Swamy to Khushbu Sundar, the actors have stood behind Vijay. अब विजय सिर्फ एक मास इंटरटेनर नहीं थे जो पर्दे पर लोगों के लिए लड़ता हो, अब वे एक पॉलिटिकल वॉइस भी बन जाते हैं जो रियल लाइफ में भी लोगों के असल मुद्दों के लिए पावरफुल लोगों से लड़ रहा था। इसी बीच 5 फरवरी 2020 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेन्नई में मौजूद विजय के घर पर छापा मार दिया और टैक्स चोरी को लेकर उनसे पूछताछ की। We'll begin with some breaking news coming in. A number of reigning superstars from the Tamil film industry have been raided by the tax sleuths. Income tax raids at Tamil actor Vijay's house. इस छापे ने इस नैरेटिव को और मजबूत किया कि विजय बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और बीजेपी उन्हें टारगेट कर रही है। इसलिए हजारों फैंस ने पोस्टर लगाकर विजय से अपील की कि वो राजनीति में आकर तमिलनाडु को बचाएं। इस तरह अपनी पार्टी लॉन्च करने से पहले ही विजय अपना आइडियोलॉजिकल ग्राउंड वर्क तैयार कर चुके थे। उनकी फिल्में 200 करोड़ रुपए तो बहुत आसानी से कमा ले रही थीं और मैसेज भी करोड़ों लोगों में फ्री में जा रहा था। इसी बीच नवंबर 2020 में विजय के पिता चंद्रशेखर ने VMI को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर करा दिया, लेकिन विजय ने अपने फैंस से कहा कि वो इस राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हों। After that, Vijay had released a statement saying that he did not consent to using his name for starting any such party. Now followed that up by filing a lawsuit. बाहरी लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगी। इससे शक पैदा हुआ कि विजय के घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। विजय कभी अपने माता पिता को भगवान के बराबर बताते थे और आज उनके ही खिलाफ बयान दे रहे थे। इंटरेस्टिंगली विजय ने एक सिविल केस भी दाखिल किया जिसमें अपने माता पिता को उनके नाम पर मीटिंग्स करने से रोकने की मांग की गई। अंत में विजय के पिता चंद्रशेखर ने VMI को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर डिसॉल्व कर दिया, यानी उसे खत्म कर दिया। अब विजय के पिता ने कहा कि वो पॉलिटिक्स या किसी मूवमेंट में कोई हिस्सा नहीं लेंगे। इसी बीच तमिलनाडु में लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं। इन इलेक्शंस में विजय के फैंस VMI का फ्लैग लेकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पर नॉमिनेशंस भर देते हैं। हालांकि विजय ने कभी ऑफिशियली घोषणा नहीं की कि VMI इलेक्शन से लड़ेगी। ऊपरी तौर पर यह इनिशिएटिव खुद विजय के फैंस का था। कमाल की बात तो तब होती है जब TVMI के 169 कैंडिडेट्स में से 115 कैंडिडेट्स चुनाव जीत जाते हैं, यानी 68% सक्सेस रेट, वो भी बिना किसी ऑफिशियल पार्टी के और बिना किसी अलायंस की, वो भी DMK और AIADMK जैसी पुरानी पार्टीज के खिलाफ। ये एक बड़ा संकेत था कि विजय की पॉलिटिकल मशीनरी अब पूरी तरह से फंक्शनल हो चुकी है और वो अब बड़ा चुनाव जीतने के लायक हो चुकी है। Vijay Makkal Iyakam members were able to attain such a victory, which is being said that could it reflect in the long term if Vijay decides to enter politics. आखिरकार 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2 फरवरी 2024 के दिन विजय ने ऑफिशियली अपनी पार्टी लॉन्च कर दी, जिसे नाम दिया गया The Tamiga Vetri Khadagam, the TMK. Sleeves roll up, chain stay cold, smile like he already won gold. Enemy stiff, fake laugh, I sold. One side, heartbeat sync with the war cry goes. Hey, color entry mode. विजय ने कहा कि उनकी पार्टी 2024 लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ेगी और सीधे 2026 तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में उतरेगी। 27 अक्टूबर 2024 को विजय ने TVK की पहली रैली की जिसमें लाखों लोग आते हैं। इतनी बड़ी संख्या किसी भी नई पार्टी के लिए एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड थी। The rally was attended by over 3 lakh people, sparking speculation. Are we seeing the rise of a new actor politician? इस रैली में विजय ने लोगों के सामने अपनी पार्टी की विचारधारा रखी और कहा कि TVK एक एंटी कम्युनल और एंटी करप्शन पार्टी होगी। TVK एक सेक्युलर और सोशल जस्टिस बेस्ड पार्टी होगी जो अंबेडकर, पेरियार और कामराज की विचारधारा पर चलेगी। इस रैली में विजय ने DMK को अपना पॉलिटिकल अपोनेंट कहा तो BJP को अपना आइडियोलॉजिकल अपोनेंट कहा। विजय ने कहा कि BJP फासिस्ट है तो DMK पॉइजनस है, यानी कि जहरीली है। विजय ने PM नरेंद्र मोदी से पूछा कि वो लोगों की मदद करने के लिए सत्ता में आए हैं या मुस्लिमों के खिलाफ काम करने के लिए आए हैं। மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்களே, 3வது முறையா ஒன்றியத்தோட ஆட்சி அதிகாரத்தை நீங்க தானே கையில் வச்சிருக்கீங்க.
डीएमके पार्टी को टारगेट करते हुए विजय ने कहा कि डिवाइसिव फोर्सेज जो धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटती हैं, उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन करप्ट फोर्सेज को पहचानना मुश्किल है क्योंकि वो विचारधारा का चोला उड़कर आती हैं। ये डीएमके पर एक इनडायरेक्ट अटैक था। इन सवालों के बीच 13 सितंबर 2025 के दिन विजय ने त्रिची से पूरे स्टेट की यात्रा शुरू कर दी। प्लान ये था कि विजय सभी 38 जिलों में जाएंगे। உண்மையா பேச, உணர்வோட பேச, உறுதியா பேச, உங்களுக்காக சேவை செய்ய உங்க விஜய் நான் வரேன்। इसी टूर के तहत 27 सितंबर के दिन करूर में विजय की एक रैली हो रही थी। यहाँ विजय को दोपहर 12:45 पर पहुँच जाना था, लेकिन वो शाम के 7 बजे पहुँचते हैं और इसके बारे में लोगों को बताया भी नहीं जाता है। खाने पीने की भी कोई खास व्यवस्था नहीं की गई थी, इसलिए जब विजय मंच पर पहुँचते हैं तो भीड़ कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर हो जाती है। लोग सिर्फ विजय की एक झलक पाना चाहते थे, जिसके चक्कर में लोगों का दम घुटने लगता है और भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ में कुल 41 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल थे, जबकि 200 लोग घायल हो जाते हैं। VI meanwhile has summoned senior office bearers of the TVK in connection with the Karur stampede case that claimed 41 lives during a political rally on the 27th of September this year. इसके बाद विजय मौके से गायब हो जाते हैं और त्रिची एयरपोर्ट से चार्टर्ड फ्लाइट लेकर चेन्नई पहुंच जाते हैं। अगले 48 घंटे तक विजय सामने नहीं आते और आखिरकार तीसरे दिन जाकर 5 मिनट का एक वीडियो जारी करके अपना मौन तोड़ते हैं। इस वीडियो में भी विजय ने माफी नहीं मांगी, उल्टा कहा कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। He asked why his rally had not faced problems in any other district he toured. But why did things go so wrong only in Karur? विजय ने डीएमके पार्टी पर राजनीतिक साजिश रचने का आरोप लगाया और टीवीके के कार्यकर्ताओं पर हुई एफआईआर पर कहा कि मुख्यमंत्री सर, अगर आपको बदला लेना है तो मुझसे लो, उन्हें हाथ मत लगाओ। इस समय ऐसे लग रहा था कि विजय का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन विजय के समर्थक उनके साथ बने रहते हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके ने राजनीतिक फायदे के लिए ये भगदड़ करवाई है। Some gundas entered and mixed with the crowd and even threw chappals at Vijay. They then go on to claim that an ambulance without a patient inside was driven into the crowd, causing the stampede. इसी बीच दिसंबर 2025 में अपनी फिल्म जन नायकन के ऑडियो लॉन्च पर विजय ने ऐलान किया कि ये उनकी आखिरी फिल्म है और अब वो फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। इस वक्त विजय एक फिल्म के लिए 100 से 120 करोड़ रुपए के बीच ले रहे थे और जन नायकन के लिए उन्होंने 250 करोड़ रुपए लिए थे। ऐसे में ये सब छोड़कर राजनीति में फुल टाइम आना, जहां सफलता की कोई गारंटी नहीं हो, एक बड़ा दाव था। विजय ने ऐलान किया कि टीवीके तमिलनाडु में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और किसी से गठबंधन नहीं करेगी। बीजेपी के साथ गठबंधन की खबरें आने पर विजय ने कहा कि वो और उनकी पार्टी सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के साथ समझौता नहीं करेगी। இந்திய துணைக்கண்டத்தின் அரசியல் சாசனத்தை ஆக்கி காட்டியவர் அண்ணல் அம்பேத்கர்। இந்தியாவில் இந்த பேரை கேட்டாலே 2026 तमिलनाडु इलेक्शन के कैंपेन के दौरान विजय ने टीवीके के मैनिफेस्टो में 8 बड़े वायदे किए, जिनमें हर परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2500 रुपए, बुजुर्गों और अपाहिज लोगों को 3000 रुपए और बेरोजगार युवाओं को 2500 से 4000 रुपए हर महीने देने की बात की। साल में 6 फ्री एलपीजी सिलेंडर्स, गरीब दुल्हनों को उनकी शादी में 8 ग्राम सोना और किसानों का कर्ज माफ करने जैसे वायदे किए। टीवीके के मैनिफेस्टो का हर वायदा एक स्पेसिफिक वोटर ग्रुप को टारगेट कर रहा था, यानी ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं थी, बल्कि एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी थी जो सफल रहती है। जब 4 मई को तमिलनाडु असेंबली के रिजल्ट्स आते हैं तो टीवीके 234 सीटों में से 108 सीटें जीतने में कामयाब रहती हैं, जो बाकी पार्टियों के मुकाबले सबसे ज्यादा सीटें थीं। टीवीके पूर्ण बहुमत से मात्र 10 सीटें दूर थीं, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ रही पार्टी के लिए ये एक हिस्टोरिक रिजल्ट था। टीवीके की आंधी में खुद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपनी कोलाथुर सीट भी हार जाते हैं और वो भी टीवीके के कैंडिडेट के सामने। 1971 के बाद से तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके बारी बारी से सरकारें बनाती आ रही थी, लेकिन अब जयललिता की मौत के बाद एआईएडीएमके अंदर से कमजोर हो चुकी थी, वहीं डीएमके एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही थी। इसलिए टीवीके पार्टी में तमिलनाडु के लोगों को, खासकर यूथ वोटर्स को एक नया सपना दिखता है, जिनके दम पर विजय अपनी हिस्टोरिक जीत दर्ज कराने में सफल रहते हैं। सी जोसेफ विजय और अंत में बात ओडू की, अगर आप अपना बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद लिंक पर जाकर क्लिक करें और ओडू पर अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बना लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।